हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है। इसी वजह से यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश पर्यटन के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पर्यटन का ही एक टॉपिक है समाधि और मकबरे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हों। तो जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल पहरी का एग्जाम यहाँ से 11 तारीख से स्टार्ट हो गया है और एमपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी हैं और ग्रुप 1 सब ग्रुप 4 की भी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले समाधि की ओर। तो पहली समाधि है तानसेन की समाधि। तो ये आपको दिखाई दे रहा है तानसेन का मकबरा। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये तानसेन की समाधि। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं तानसेन की समाधि के बारे में। देखिए, तानसेन की समाधि जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मध्ययुगीन काल में तानसेन भारत के महानतम संगीतकारों में से प्रमुख गायक थे। जैसा कि आपको पता है, तानसेन बहुत ही महान यहाँ पर गायक थे और तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये भी आपको पता होगा कि सम्राट अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहा करते थे उनमें से एक थे तानसेन। आइए पूरी जानकारी आपको और देते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर के बेहट में हुआ था। इनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई थी, लेकिन इनको दफनाया कहाँ पर गया है, तो ग्वालियर में ला करके यहाँ पर दफनाया गया है। और जो झिलमिल नदी है वो ग्वालियर के बेहट में ही बहती है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। छोटी छोटी नदियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो झिलमिल नदी के बारे में प्रश्न कई बार आया हुआ है एमपी पुलिस में भी कि झिलमिल नदी कहाँ पर बहती है, तो ग्वालियर के बेहट में बहती है झिलमिल नदी। और जो तानसेन का वास्तविक नाम है वो रामतनु मिश्र है। एमपीपीएससी ने कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न आपसे पूछा है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। तो रामतनु मिश्र तानसेन का वास्तविक नाम है। कुछ लोग पांडे भी लगा देते हैं। दीप मल्हार और मेघ मल्हार तानसेन के ही राग हैं। ये दोनों राग किसके हैं, तो तानसेन के ही राग हैं, दीप मल्हार और मेघ मल्हार। जब ये गाना गाते थे तो बारिश यहाँ पर होने लगती थी, दीपक जल उठते थे और दीप मल्हार गाते हुए ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। आइए चलते हैं अगले मकबरे की ओर। तो ये मोहम्मद गौस का मकबरा, खूबसूरत मकबरा। ये ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में स्थित है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मोहम्मद गौस थे कौन, तो मोहम्मद गौस जो थे वो तानसेन के ही गुरु थे। ठीक है, आइए और आप पूरी जानकारी देते हैं मोहम्मद गौस के मकबरे के बारे में। देखिए, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस 15वीं सदी के एक सूफी संत थे। ये तानसेन के गुरु थे, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। मोहम्मद गौस के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ पर मोहम्मद गौस के द्वारा कहा गया था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मेरे शिष्य के बगल में ही दफनाना और एक मकबरे का निर्माण करवा देना। तो यहाँ पर इनके मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था, बिल्कुल तानसेन की समाधि के बिल्कुल बगल में। ठीक है, और जो तानसेन समारोह है उसका आयोजन मोहम्मद गौस के मकबरे पर ही किया जाता है, ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले मकबरे की ओर। तो ये है होशंग शाह की समाधि। ताजमहल सा खूबसूरत है ये होशंग शाह की समाधि, मांडू में स्थित है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बिल्कुल संगमरमर का यहाँ पर बनाया गया है इस समाधि को। तो देखिए, होशंग शाह की समाधि मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। मांडू का ही दूसरा नाम सादियाबाद है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि सादियाबाद किस शहर का दूसरा नाम है, तो मांडू का दूसरा नाम है। साथ ही साथ में एक बात और जान लीजिए, मांडू को ही यहाँ पर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यानी कि खुशियों का शहर मांडू को ही कहा जाता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का, जो होशंग शाह थे, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के पहले औपचारिक रूप से नियुक्त इस्लामी राजा थे। ठीक है, तो पहले औपचारिक रूप से नियुक्त जो इस्लामी राजा थे वो होशंग शाह ही थे। होशंग शाह ने अपने मकबरे की नींव स्वयं ही रखी थी। इनके मकबरे का जो निर्माण कार्य था उसे उनके पुत्र महमूद शाह ने पूरा करवाया था। तो नींव तो स्वयं रख दी थी, लेकिन पूरा जो है महमूद शाह ने करवाया था। यह भव्य मकबरा संगमरमर का पूर्ण पहला मकबरा है। पहला पूर्ण मकबरा जो कि संगमरमर से बनाया गया है। ये पूर्ण मकबरा किसका है, होशंग शाह का मकबरा, जो कि मांडू में स्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पूर्ण संगमरमर का मकबरा कौन सा है, तो होशंग शाह का मकबरा है। चलते हैं चौथे नंबर की समाधि की ओर। तो देखिए, तात्या टोपे की बात यहाँ पर की जा रही है। तात्या टोपे की समाधि, तो ये है तात्या टोपे की समाधि। यहाँ पर इनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर इनका समाधि स्थल बना दिया गया है। तो ये शिवपुरी में स्थित है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं तात्या टोपे की समाधि के बारे में। देखिए, तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है और इनका वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग टोपे। कई बार ये प्रश्न, इनके वास्तविक नाम से भी संबंधित प्रश्न कई बार आया हुआ है।
एमपीएससी ने जहाँ यहाँ पर तानसेन का वास्तविक नाम पूछा है, वहीं पर एमपी कांस्टेबल की बात करते हैं, पटवारी की बात करते हैं, तो यहाँ पर रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे के नाम के बारे में पूछा जाता है। वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सबसे उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण थे। तो तात्या टोपे के बारे में तो आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें पढ़ी हुई होंगी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। देखिए, इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। 18 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस मनाया जाता है। किसकी वीरगति को याद करते हुए, तो तात्या टोपे की वीरगति को याद करते हुए मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले समाधि की ओर। तो अगली समाधि है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर ग्वालियर में ही स्थित है। इतनी खूबसूरत आपको ये महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। ठीक है, तो पड़ाव के आगे यहाँ पर ग्वालियर का फूलबाग क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिल जाएगी। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी। इनका वास्तविक नाम जो है वो मणिकर्णिका तांबे था। विवाह के पश्चात इनका नाम लक्ष्मीबाई नेवलेकर हो गया था। इनका विवाह गंगाधर नेवलेकर से हुआ था, जो कि झांसी के राजा थे, जिसके बाद इनका जो नाम है वो लक्ष्मीबाई नेवलेकर हो गया था। देखिए यहाँ पर क्या है कि झांसी से लड़ती हुई ये यहाँ पर ग्वालियर पे आई। ग्वालियर के किले पर जब आई तो यहाँ पर इनके साथ में धोखा हुआ और इन्होंने जो है किले से ही यहाँ पर अपने घोड़े के साथ में छलांग लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद में जब ये यहाँ पर एक जो नाला है, जिसे नाला कहते हैं, उस नाले को क्रॉस कर रही तब इनका घोड़ा वहाँ पर अड़ गया था, जिसकी वजह से इन लड़ते हुए इनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर ग्वालियर में आएंगे तो आपको जो है फूलबाग क्षेत्र में वो नाला भी देखने को मिल जाएगा, जिसको पार नहीं कर पाया था इनका जो नया घोड़ा था। और साथ ही साथ में इनकी जो समाधि है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाबा गंगादास की कुटिया भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर ग्वालियर क्षेत्र में। तो एक बार ग्वालियर का भ्रमण करने जरूर आइएगा। जब आइएगा तो इस क्षेत्र को जरूर घूम करके जाइएगा। आइए चलते हैं अगले मकबरे की ओर। तो देखिए, यह है झलकारी भाई की समाधि। तो झलकारी भाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। आइए झलकारी भाई की समाधि के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। जब आप यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर आएंगे तो वहाँ से थोड़ा आगे चल करके यहाँ पर आकाशवाणी चौराहा पड़ता है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको झलकारी बाई की समाधि भी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिलाओं की सेना में एक महिला सैनिक थी, जो कि दुर्गा सेना जो थी उसकी ये प्रमुख सेना अध्यक्ष थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में झलकारी बाई का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। झलकारी बाई की मृत्यु 4 अप्रैल 1857 को हुई थी। अब देखिए, इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। इनकी जन्मभूमि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जब परीक्षाओं को यहाँ पर कठिन बनाया जाता है परीक्षा पेपर को, तब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि झलकारी बाई की जो है जन्म स्थल कहाँ पर है। तो इनकी जन्मभूमि जो है वो भोजला गांव झांसी है। तो याद रखिएगा, भोजला गांव झांसी में स्थित है झलकारी बाई की जन्मभूमि। चलते हैं 7वें नंबर की ओर। तो पेशवा बाजीराव की समाधि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो खरगोन जिले में स्थित है पेशवा बाजीराव की समाधि। देखिए, पेशवा बाजीराव का जन्म धार किले में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हो गई थी। अब देखिए, पेशवा की समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा किनारे रावरखेड़ी में स्थित है। इन्हें लड़ाका पेशवा भी कहा जाता है। देखिए, इनका जन्म जो है वो धार के किले में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी। कहाँ पर, नर्मदा के किनारे। आपने अगर अभी जो मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, अगर उसमें आपने देखा होगा तो इनकी मृत्यु जो है नर्मदा नदी के किनारे हो गई थी। ठीक है, कहाँ पर, रावरखेड़ी नामक स्थान पर। इन्हें लड़ाका पेशवा भी कहा जाता था। आइए चलते हैं 8वें नंबर के मकबरे की ओर। तो ये है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ये भी संगमरमर का बना है, खूबसूरत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं नवाब हसन सिद्दीकी के मकबरे के बारे में। देखिए, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है, तो भोपाल में है। नवाब हसन सिद्दीकी भोपाल की शाहजहां बेगम के दूसरे शौहर थे। उनका निधन 1890 में हो गया था। शाहजहां बेगम ने ही इस मकबरे का निर्माण करवाया था। तो उनकी जो पत्नी थी शाहजहां बेगम, उन्होंने हसन सिद्दीकी के मकबरे का निर्माण करवाया था। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से स्थित है, जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखा दिया है। आइए चलते हैं 9वें नंबर की समाधि की ओर।
तो रानी अवंतीबाई की समाधि की हम यहाँ पर बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है रानी अवंतीबाई की समाधि से संबंधित। देखिए रानी अवंतीबाई की समाधि गढ़मंडला में स्थित है। कहाँ पर, तो मंडला जिले में स्थित है। भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगनाओं में रानी अवंतीबाई का नाम प्रमुख है। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1858 को हो गई थी। तो रानी अवंतीबाई की जो समाधि है वो गढ़मंडला में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये है छतरी। तो छतरियों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये खूबसूरत नज़ारा पर्यटन नगरी शिवपुरी का है। तो शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, ये है छतरी। तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या है ये छतरी से संबंधित। तो देखिए ये छतरियाँ जो हैं वो सिंधिया राजघराने की समाधि स्थल है। यहाँ पर जो सांख्य राज सिंधिया हैं, जो माधवराव सिंधिया प्रथम की माता थी, तो उनकी समाधि का निर्माण यहाँ पर शिवपुरी में करवाया गया था। तो सांख्य राज सिंधिया की स्मृति में समाधि स्थल के ठीक सामने तालाब और उनके सामने ही माधवराव सिंधिया की समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो देखिए सांख्य राजे तालाब कहाँ पर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर पटवारी में कि सांख्य राजे सागर कहाँ पर स्थित है, तो शिवपुरी में स्थित है, जहाँ पर कि यहाँ पर समाधि भी स्थित है सांख्य राजे सिंधिया की। एक बात और ध्यान में रख लीजिए, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में स्थित है, वहीं पर विजय राजे सिंधिया की बात करते हैं तो उनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। कई बार कन्फ्यूज किया गया है यहाँ पर MPPSC के द्वारा। और माधवराव सिंधिया की जो समाधि है वो भी आपकी शिवपुरी में ही स्थित है, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि के जस्ट सामने। देखिए इनके बुर्ज का जो निर्माण है मुगल और राजपूत कला की मिश्रित श्रेणी से हुआ है। इसे मध्य प्रदेश में शिवपुरी का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको, ये जो समाधियाँ बनी हुई यहाँ पर जो छतरियाँ बनी हुई हैं, मध्य प्रदेश में शिवपुरी का ताजमहल भी कहा जाता है। देखिए माधवराव सिंधिया ने प्रथम ने अपनी स्वर्गवासी माँ की स्मृति में इस छतरी का निर्माण शिवपुरी में करवाया था, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। तो यह छतरी अलंकृत संगमरमर की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर संगमरमर की बनी हुई है ये सारी की सारी छतरियाँ। चलिए 11 नंबर की समाधि की ओर चलते हैं। तो ये है बैजू बावरा की समाधि, एक तालाब के अंदर यहाँ पर स्थित है बीचों बीच। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं बैजू बावरा की समाधि के बारे में। तो देखिए संगीत सम्राट बैजू बावरा का नाम बैजनाथ मिश्र था। ये प्रश्न देखिए जो दूसरा नाम है ये आपसे जरूर पूछा जाता है, तो नामों को जरूर ध्यान रखिए। तो बैजू बावरा का जो असली नाम था वो था बैजनाथ मिश्र। वह भारत के ध्रुपद गायक थे और ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में रहते थे। तो राजा मान सिंह के दरबार में रहते थे बैजू बावरा। मृत्यु इनकी 1613 मई मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर हुई है और चंदेरी में ही इनकी समाधि भी स्थित है। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो चंदेरी में स्थित है। ठीक है, 1613 में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए चलते हैं 12वें नंबर की समाधि की ओर। तो ये समाधि स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5-6 स्टार लगा लीजिएगा। हर बार परीक्षाओं में आता है, चाहे वो जेल पहरी का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम हो, हर बार किसी न किसी पेपर में आता है। कान्हा बाबा की समाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। सोडलपुर में स्थित है। तो देखिए इनकी समाधि मध्य प्रदेश के सोडलपुर में स्थित है, जो कि हरदा जिले के अंतर्गत आता है। कभी कभी सोडलपुर की जगह पर यहाँ पर हरदा डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो हरदा में ही स्थित है यहाँ पर कान्हा बाबा की समाधि। इनकी समाधि के पास ही प्रसिद्ध कान्हा बाबा का मेला भी लगता है। तो मेले से जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, तो सोडलपुर जो कि हरदा में स्थित है, यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला भी लगता है। आइए चलते हैं 13वें नंबर की समाधि और मकबरे की ओर। तो यह है मुमताज़ महल की कब्र। जो पहली कब्र थी मुमताज़ महल की, वो यही कब्र थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। तो मुमताज़ महल जो है वो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की पत्नी थी, जैसा कि आपको पता है। तो इनकी मृत्यु जो है वो प्रसव पीड़ा के दौरान असीरगढ़ के किले में हो गई थी, जहाँ से इनको ले आकर के बुरहानपुर में यहाँ पर दफनाया गया था। तो मुमताज़ महल को ताजमहल में दफन करने के पूर्व बुरहानपुर मध्य प्रदेश के महल में अस्थायी रूप से दफन कर दिया गया था। ताजमहल बनने के बाद मुमताज़ महल को बुरहान की कब्र से निकाल करके ताजमहल में दफनाया गया था। तो जो पहली कब्र है मुमताज़ महल की वो बुरहानपुर में ही स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुमताज़ महल की पहली कब्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। आइए चलते हैं 14वें नंबर की मस्जिद और मकबरे की ओर। देखिए 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है ये। सबसे छोटी मस्जिद एशिया की और सबसे बड़ी मस्जिद एशिया की दोनों भोपाल में स्थित है। तो ताजुल मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो भी भोपाल में स्थित है, और जो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद है वो भी आपकी भोपाल में ही स्थित है। तो यह भोपाल में निर्मित प्रथम मस्जिद है। इसका निर्माण भोपाल राज्य के प्रथम शासक नवाब दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा करवाया गया था।
तो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है ये हमने आपको बता दिया, और ये भोपाल की पहली मस्जिद भी है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। बड़ी मस्जिद जो है एशिया की वो भी भोपाल में, और छोटी मस्जिद जो है वो भी भोपाल में। तो 15वें नंबर की समाधि है यहाँ पर कुंवर चैन सिंह की समाधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की पहली समाधि है जहाँ पर गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया जाता है कुंवर चैन सिंह की समाधि पर। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कौन थे कुंवर चैन सिंह। तो कुंवर चैन सिंह की समाधि मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। आइए और जानकारी देते हैं। तो कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो है क्रांति का बिगुल जिसने बजाया था वो कुंवर चैन सिंह थे, जैसे कि भारत में क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था। तो नरसिंहगढ़ का शेर भी इन्हें कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह का बलिदान दिवस 24 जुलाई 1824 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बिगुल बजाया था मध्य प्रदेश में क्रांति का। नरसिंहगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नरसिंहगढ़ को मध्य प्रदेश का छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है। और जो परशुराम झील है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नरसिंहगढ़ में ही स्थित है, जो कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है नरसिंहगढ़। ठीक है, तो देखिए ये महत्वपूर्ण समाधि और मकबरे थे, छोटी छोटी मस्जिदें थी जिनसे प्रश्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि हमने आपको क्लियर करा दिया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। आपको हम बता दें कि हर चीज़ का हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों करवा रहे हैं। इससे पहले हमने झरने के डिस्क्रिप्टिव करवाया था, उसका ऑब्जेक्टिव भी हमने करवा दिया है। किले की यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव करवाया था, उसका भी हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जाकर के वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा। जब ये वीडियो खत्म होने लगेगा तो यहाँ पर ऊपर पॉपअप आ जाएगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट दी हुई है वीडियो की। उस प्लेलिस्ट पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर तो सीधे प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एग्जाम अब आने वाले हैं मध्य प्रदेश के, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो एमपी की प्लेलिस्ट आपको दिख रही है अभी ऊपर आपको दिखने लगी हुई होगी स्क्रीन पर, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपना सिलेक्शन निश्चित कर लीजिएगा आगामी परीक्षाओं में। तो जल्द ही मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।